रेज योर हैंड। सभी निकाल लिए आप लोगों ने, बहुत अच्छे हैं। चलिए फिर इन क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे जब आपके पास कुछ है नहीं डिस्कस करने को। भाविश नंबर नहीं बता पाएंगे ना, आपको इससे बताना होगा। सामने वाले नंबर लिखे आपने? हाँ जी सर, जो उसमें, हाँ जी ये वाले सामने स्क्रीन पे जो लिखे हैं, ओके। कंडक्टिविटी ऑफ n by 50 KCl solution is given, resistance of the cell is given, calculate cell constant। आप बताइए क्या कंसर्न है बेटा इस क्वेश्चन में? सर। इसमें तो एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ जी, हाँ बट जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि हम इसको इसी से कर सकते हैं, मतलब बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे हम नहीं, इसके हम इसी से कर सकते हैं, K into R, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्टली K into R लगाएंगे, राइट। हमारे पास कंडक्टिविटी दी हुई है 0.002765 और हम सेल कांस्टेंट से इसे, रेजिस्टेंस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 gram of anhydrous barium chloride in 200 centimeter cube of water has been found to be this. What is the molar conductivity and equivalent conductivity of solution? इसके लिए सबसे पहले आपको मोलारिटी निकालनी होगी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू 1 into 1000 divided by molecular weight, that is 208 into volume, that is 200. So this is the way you will get the molarities. तो आपके पास मोलारिटी आ गई, उसके बाद कंडक्टिविटी गिवन है, मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिएगा। नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू 2। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में मोलारिटी आ रही है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2.4 into 10 to the power minus 2, दैट इज द मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी हो गई आपके पास 4.8 into 10 to the power minus 2। मोलर कंडक्टेंस इज K into 1000 upon molarity and equivalent conductance is K into 1000 upon normality। हाँ जी भाविश, क्लियर है? सर हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम इन लीटर्स, अगर मिली लीटर्स है तो 1000 कट जाएगा। नहीं, कौन सा 1000 काट रहे हो? सर अगर हम नॉर्मेलिटी को मोलारिटी इनटू एन फैक्टर लिख देते हैं, उसके बाद कह रहा हूँ मैं। उसके बाद ये 1000 तो इसलिए है क्योंकि K का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है और मोलर कंडक्टेंस सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ये 1000 तो आएगा ही आएगा। इसका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर्टिकुलर रिलेशन में मोलैरिटी के यूनिट मोल्स पर लीटर है। जब तक आपके पास K के यूनिट मोल्स पर लीटर है, M के यूनिट, और K के यूनिट सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तब तक ये 1000 आना कंपलसरी है। इस 1000 का वॉल्यूम गिवन से कोई कंसर्न नहीं है। ओके सर, आगे समझ। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है। चलिए फिर अगली थियरी पर चलते हैं। इस क्वेश्चंस को अगली क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी रमनदीप, क्या पूछना है आपको? सर डाउट्स तो अभी नहीं ले रहा किसी भी टॉपिक के, क्योंकि आज का जो टॉपिक का एजेंडा है वो तुम्हारे डाउट्स के चक्कर में मेरी क्लास रह जाती है। लास्ट के 10 मिनट में पकड़ लूंगा, ठीक है? ओके सर। एक पर्टिकुलर एजेंडा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास ये बोलने के लिए नहीं था कि ये एक्सरसाइज कर लेना घर से, क्योंकि मुझे लगा मैं करवा ही नहीं पाया तो करूंगा क्या। तो पहले आज टोटल टॉपिक कर लेते हैं जिस पर बेस एक्सरसाइज 2 है। उसके बाद हमारे पास जो स्पेस बचेगा वो डाउट्स में ले लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में डाउट सेशन रख लेंगे, राइट? क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट होना टाइम पर जरूरी है। बड़े कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो नोट डाल के आपको लिखनी है कंडक्टेंस के बाद में, उनमें आप साथ साथ पूछते भी रहिएगा। ये सिर्फ एंट्रेंसेस को ध्यान में रखते हुए, इसका स्कूल से कोई कंसर्न नहीं है।
पहली स्टेटमेंट स्कूल से कह सकते हो, लेकिन बाकी एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहली है द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन एज वेल एज इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रही है, चार्ज पार्टिकल आसानी से मूव कर पा रहा है। और नंबर ऑफ आयंस किस केस में कहोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो आपके पास कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस एंड इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। स्कूल लेवल एग्जाम्स तक आयनिक मोबिलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। नो वन आस्क यू व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी। लेकिन जब हम एडवांस की बात करते हैं और ओलंपियाड्स की बात करते हैं तो आयनिक मोबिलिटी अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या है? आयनिक मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन आयन and potential gradient. The mobility of ion depends only on nature of ion. आयनिक मोबिलिटी जो है वो आयन की स्पीड और पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ आयन, दैट इज साइज एंड चार्ज एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी इज अ कांस्टेंट वर्ड। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलोगे तो स्पीड ऑफ आयन चेंज हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेम रहेगी। इफ वी चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्पीड ऑफ आयन चेंजेस बट आयनिक मोबिलिटी रिमेन सेम। सो आयनिक मोबिलिटी की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट से इंडिपेंडेंट होती है, राइट? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल कितना लगाया हुआ है ना? तो आपके पास लास्ट है कंडक्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। For example, for an aqueous solution containing several electrolytes, the total conductance is given by this expression. So total conductance in solution is the sum total of ionic conductance of all the ions and water. इसकी जरूरत हमें किसी भी क्वेश्चन में रेयरली पड़ती है, लेकिन एडवांस में कई बार ब्लेंडिंग हो जाती है आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो वहां पर ये हमारे को सोचना पड़ जाता है। सिर्फ इसलिए ये वो फॉर्मूला ऐड किया है। अगर हमें कंडक्टेंस ऑफ वाटर अलग से गिवन है, कंडक्टिविटी अलग से गिवन है, तो हमें इसको वहां पर रिलेट करना पड़ेगा। कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज ऑफन नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कंडक्टेंस ऑफ आयन एज वी यूज कंडक्टिविटी वाटर। तो यहाँ एक टर्म आती है कंडक्टिविटी वाटर विच इज डिस्टिल्ड वाटर विच इज हाईली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। इसकी अपनी कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, राइट? तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। हाँ जी आर्यन। सर ये जो हमने पढ़ा कि जो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ वाटर होता है सर ये इसलिए नहीं, मतलब कंडक्टेंस इसकी लेस होती है क्योंकि सर इसमें आयंस नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। वेरी ट्रू। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डज नॉट कंटेन्स फ्री आयंस, सो इट्स कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल। ओके सर। Excuse me, sir. यस बेटा जी। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैंने 5 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था। ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने अटेंड कर ली, बट आपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। बेटा उसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कोई डाउट ही नहीं थे उसमें, और मैंने कहा वो अगली क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द शीट। ओके सर। सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए, एक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl वाला और एक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड वाला। सब इसके बाद एक बार बेरियम क्लोराइड वाला रिपीट कर दोगे? हाँ जी श्योर श्योर। मैं बस एक बार टारगेट तक पहुंच जाऊं कि मैं आपको बता पाऊं कि आपने असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चन करने हैं, है ना? ओके सर। देन आई विल बी फ्री कि चलो कोई बात नहीं, उसके बाद जो मर्जी डिस्कस कीजिएगा।
सर हाँ जी, सर डाइल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ आयंस कैसे इंक्रीज होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। ओके सर, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो रिड्यूस होंगे ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रिड्यूस नहीं होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, ये बोल सकते हो। कंसंट्रेशन रिड्यूस होंगे। हाँ, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ करंट कैरियर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटर आयनिक रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है। ओके सर। हाँ जी भविष, सर पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट्स क्या आएंगे? आप निकालो स्पीड ऑफ आयन के यूनिट्स क्या हैं। स्पीड इज द वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बचा आपके पास? वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके सर। हाँ जी यशराज, सर आयन की स्पीड निकालना थोड़ा इररिलेवेंट सा नहीं लगता? क्यों? सर क्योंकि वो तो काफी मतलब उनके मोशन रहता है उनमें तो सर हरदम। हाँ तो लेकिन आपके जो करंट कैरियर होगा उसकी आपको निकालनी तो पड़ेगी ना। जो करंट कैरियर पार्टिकल है उसकी स्पीड है तो उसका करंट डिसाइड कर रही है। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर ये थर्ड पॉइंट के ऊपर ये स्पीड अप आयन है या मतलब ये ऐसी है या इसमें कुछ एरर है? स्पीड ऑफ आयन, थैंक यू। हाँ जी, हो गया। जो नोट करते जाएं थम्स अप कर दें, क्लियर हो जाए कि आगे चल सकते हैं। थोड़ा जल्दी लिखो, अभी सर 2 स्टूडेंट्स का थम्स अप है। सर ये जो थर्ड पॉइंट के नीचे इक्वेशन लिखी है ये समझ नहीं आई। बेटा ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कहता है टोटल कंडक्टेंस इन अ सॉल्यूशन is the sum total of ionic conductance of all the ions present and conductance of water। हमने कहा कंडक्टेंस जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये सम टोटल ऑफ आयनिक कंडक्टेंस और वाटर पे डिपेंड करती है। ओके सर। इसके नीचे जो लाइन लिखी है ना वो इसका मीनिंग है, सम टोटल ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ ऑल द आयंस एंड कंडक्टेंस ऑफ वाटर। हाँ जी आर्यन।
सर जैसे अभी ये प्योरीफाइड फॉर्म में हमने इसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया इसके वाटर की कंडक्टेंस को, बट सर अगर हमारे पास इम्प्योर वाटर होता तो सर हम क्या कंसीडर करते उस टाइम? फिर हम स्टडी क्यों करेंगे ना, हमने कंडक्टेंस स्टडी करनी है सोडियम आयन की, यस सर। हमें कंडक्टेंस स्टडी करनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की। अगर कोई कंपीटिंग आयन होगा तो फिर उसको क्यों स्टडी करेंगे ना। हम कंडक्टेंस स्टडी ही कंडक्टिविटी वाटर में करते हैं, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डज नॉट हैव कंडक्टेंस। ओके सर, तो मतलब सर अगर जैसे इम्प्योर होगा तो कुछ और हो जाएगा इफेक्ट, ये नहीं होगा? हाँ, कुछ एडिशन होगा उसमें ना। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर प्योर वाटर की कंडक्टिविटी दे रखी है सर 3 × 10⁻⁵। तो सर एवरेज क्या होती है अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी? 10⁻², 10⁻3। ओके सर। हाँ जी अंश। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना फर्स्ट पॉइंट फिर से। हाँ जी अंश बोलिए। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कैसे हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दैट Sir- पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिसाइड द स्पीड ऑफ आयन। कैसे डिसाइड करेगा? मतलब स्पीड ऑफ आयन से कैसे डिसाइड करेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा लगाओगे तो स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाएगी, ओके सर। जितना ज्यादा वोल्ट लगाओगे उतनी मूवमेंट बढ़ जाएगी। यस सर। हाँ जी Thank you, sir. अक्षांश। सर फिर हम लोग वाटर की कंडक्टेंस किन केसेस में कंसीडर करेंगे? जब अगर उसकी अभी जब किसी की कंडक्टेंस बहुत क्लोज आ जाए, 10⁻⁻5 के नजदीक आ जाए। ओके सर। हाँ जी। So these are the topics, something related to the last topic. अभी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके कारण हम थोड़ा सा चाहते हैं कि पहले हम काम कर लें, वो है कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ के बिना हम सारी स्टेटमेंट्स नहीं कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं कोलरॉश लॉ पे डिपेंडेंट हैं। हाजी कुंवर बोलिए। सर मैंने पिछले वाले में पूछना था कि अगर हम वाटर की कंडक्टेंस नेग्लिजिबल लेते हैं तो फिर उस इक्वेशन में हमने वाटर की कंडक्टेंस क्यों ली? जिस केस में लेनी पड़ेगी वहां ऐड करेंगे ना। If sum total of two things where one thing is very much small, so we neglect it. But if we need it, then we will add it. ओके सर। So Kohlrausch law क्या कहता है? Conductance of each ion at infinite dilution is maximum, and it is independent of nature of other ion with which it is produced. Kohlrausch law को law of independent migration of ions भी कहा जाता है। इसकी तीन definitions हैं। Statement 1, conductance of each ion. Statement 2, equivalent conductance. And statement 3, molar conductance. तो कोलरॉश कहते हैं कि जो भी एक आयन कंडक्ट कर रहा है सॉल्यूशन में, और हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे आयन की रेजिस्टेंस से वो पूरी तरह फ्री है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कंडक्टेंस सॉल्यूशन में किस सॉल्ट फॉर्म में स्टडी हो रही है। मीनिंग क्या है, रिपीट करता हूं। अगर मैं सोडियम आयन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टडी कर रहा हूं, तो चाहे मैं सोडियम क्लोराइड से करूं, सोडियम ब्रोमाइड से करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करूं, इट विल रिमेन सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो सोडियम आयन की कंडक्टेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, इन सब आयंस की कंडक्टेंस से इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कह रहे हैं। इसमें यह बात ध्यान रखने लायक है कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, हर कंडीशन की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कंडक्टेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन is always dependent upon the nature of other ion. But when we talk about infinite dilution, then the resistance offered by the other ion is negligible, and that particular conductance is maximum conductance. So it is independent of nature of other ion. फिर ये कहते हैं equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution is the sum total of ionic conductances of all constituent ions. अब अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है AXBY और मैं उसकी आयनाइजेशन करवा रहा हूं, तो AXBY की जब आयनाइजेशन होगी, तो आयनाइजेशन के बाद वो X मोल्स ऑफ AY पॉजिटिव जनरेट करेगा एंड Y मोल्स ऑफ BX नेगेटिव जनरेट करेगा।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इस पर्टिकुलर वैल्यू का कोई कंसर्न नहीं है कितने आयन बन रहे हैं, लेकिन जो कंडक्टेंस लेनी है वो इक्विवेलेंट ही लेनी है. सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A and equivalent conductance of B we have to consider. तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से स्टडी कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज आयन. तो आयन के लिए स्टडी कर रहा हूं या मैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी कर रहा हूं, आई विल स्टडी ओनली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन वो हम यहां पर ले रहे हैं. तो equivalent conductance of any electrolyte at infinite dilution depends upon the conductances of all the ions which are present in that particular solution. Clear है? इसके बाद वो कहते हैं molar conductance at infinite dilution of electrolyte is the sum total of ionic conductances of all constituent ion at infinite dilution. यहां तक ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट सेम है. डिफरेंस क्या है? With each term multiplied by number of ions produced per molecule. तो यहाँ x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल हमें लेना होगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस में हम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल को साथ में ऐड करेंगे. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ आयन से इंडिपेंडेंट होती है. सो दीज आर द थ्री डेफिनेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ. इट इज एप्लीकेबल टू वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई वीक होता ही नहीं. हम बोलते वीक हैं बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. But it is significant for weak electrolytes. अब इसका मीनिंग क्या है? As molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte cannot be calculated by the curve of conductance, but for strong electrolytes we can calculate. हमने कहा strong electrolyte के लिए D by Huckel on Sagar equation लगाकर कर्व की मदद से मैं molar conductance at infinite dilution निकाल सकता हूं. पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता. इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास एक ही जरिया है, दैट इज कोलरॉश लॉ. अब यहाँ पर होता क्या है, जो बच्चे आधा अधूरा सा पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को बेस बनाकर कोलरॉश स्टडी करते हैं, वो सोच लेते हैं कि कोलरॉश इज एप्लीकेबल ओनली टू वीक. नो, कोलरॉश इज यूज्ड फॉर वीक बट इज एप्लीकेबल टू ऑल. यूज मैं सब पे कर सकता हूं, लेकिन मेरे काम का कहाँ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्यों है? क्योंकि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंटरसेक्ट डेवलप नहीं कर सकता. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं इंटरसेक्ट डेवलप कर सकता हूं. राइट? नोट कीजिए. हाँ जी आर्यन. सर जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि ग्राफ पढ़ा था हमने. हाँ जी. तो सर उससे हमें पता लगा था कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है. बिल्कुल ठीक है. और उससे हमने डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन लगाई थी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल थी. राइट. तो सर जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कर्व है, तो सर कर्व के लिए भी तो हमने मतलब इक्वेशन पढ़ी होती है, तो हम वो क्यों नहीं लगा सकते कर्व में? इंटरसेक्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे ना, कर्व से स्लोप निकाल पाएंगे, इंटरसेक्ट कैसे लाएंगे? वो तो पैरेलल लाइंस बन गई ना. ओके सर. आपके पास स्ट्रेट लाइन भी तो कर्व ही है. कर्व का मतलब यहाँ पे सिर्फ कर्व स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो कर्व हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व पैरेलल लाइन हो जाता है. पैरेलल लाइन का मैं इंटरसेक्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा. दिस इज द ओनली कंसर्न. ओके देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड जो है वो कंसेप्चुअल कंडक्टेंस है, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ड ही वो है जिसको मेजर नहीं कर सकता. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब डाइल्यूशन इतनी हो गई कि दूसरा कोई आयन है ही नहीं. ओके राइट. इसलिए हमने कहा कि इसको स्टडी करने का सिर्फ मैथमेटिकल टूल है इंटरसेक्ट को डेवलप करना. वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो सकता है, वीक के लिए नहीं हो सकता. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक कंडक्टेंस की सपोर्ट कोलरॉश लॉ से ली जाएगी. ओके सर. हाँ जी. अक्षांश.
सर जैसे अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को देखें तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वर्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन और उसके बाद लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन। सर तो अगर हम इस स्टेटमेंट से देखें तो हम कंडक्टेंस को इस पॉइंट पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कॉलिगेटिव क्यों कह रहे हैं हम? सर क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। नहीं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्टडी होती है, बट वो नेचर ऑफ आयन से इंडिपेंडेंट होती है। ये सर, तो इसमें भी तो नहीं, वो ये कह रहा है कि जो आपकी कंडक्टेंस है, सपोज अक्षांश का हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, हाउ ही इज स्टडिंग एंड हाउ ही इज वर्किंग, एंड योर ग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, द फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर, होम विजिट्स, इन सब से इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन है। बट फिर भी वो अक्षांश की नेचर पे तो डिपेंड करेगा ना, राइट? तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ अदर आयंस, बट क्या मैं ये कह रहा हूं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोडियम आयन? ओके सर, है ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आयन की सॉल्यूट की नेचर से इंडिपेंडेंट है। 40 सोडियम आयन है तो भी वही है, 40 क्लोराइड आयन है तो भी वही है, 40 लिथियम आयन है तो भी वही है। यहां हम कह रहे हैं कि एक आयन दूसरे आयन की नेचर से इंडिपेंडेंट है। हाँ जी भाविश। सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम जो नंबर ऑफ आयन्स है वो नहीं देखते और मोलर में देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यही पूछना था बस। हाँ बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का पर्पस ही यही होता है ना। इक्विवेलेंट वर्ड आपने पहली बार +1 में मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, और हमने कहा था हमने इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इसलिए डेवलप किया ताकि बैलेंसिंग का काम खत्म हो जाए, मोलर कोफिशिएंट्स का काम खत्म हो जाए। वही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जब स्टडी करना है तो कितने आयन बन रहे हैं सॉल्यूशन में उससे कोई कंसर्न नहीं है, राइट? हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? सो वापस रिपीट कर रहा हूं, कोलरॉश कहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन। वो ये नहीं कह रहा कि हर आयन की कंडक्टेंस बराबर हो जा रही है, नो। वो ये कह रहा है एक आयन की एक कंडक्टेंस मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी जो उसके साइज और उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन उसके जो सराउंडिंग आयन है उसकी नेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो H पॉजिटिव की कंडक्टेंस सोडियम आयन के साथ स्टडी कर रहे हो, पोटाशियम आयन के साथ स्टडी कर रहे हो, या बेरियम या कॉपर के साथ स्टडी कर रहे हो, उस पे डिपेंड नहीं करेगी। और जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करूंगा तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डायरेक्टली ऐड कर पाऊंगा, और मोलर कंडक्टेंस के केस में मोलर कंडक्टेंसेस ऐड करूंगा, पर साथ में नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल भी ऐड करूंगा। हाँ जी कुंवर। सर तो फिर इसमें हमें स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो गिननी होती है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही? जरूर। सर जैसे अगर किसी में एक आयन उसमें 4 आयन्स बन रहे हैं और दूसरे से 2 आयन्स, तो फिर उन्हें 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 और 1 से? वो तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से ही करेंगे। आप एक मॉलिक्यूल से कितने आयन बन रहे हैं, हम 4 मॉलिक्यूल करेंगे तभी तो 4 से ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा। हम सिंगल मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो लेनी है फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एंड सर मैं जो आपकी बात समझ पाया, एक बार मैं लिख के समझाता हूँ, शायद मैं ज्यादा बेटर कह पाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हो कि बेरियम क्लोराइड ने सॉल्यूशन में बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन दिए। एक कंडीशन में मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरी में 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो एक में 1:2 हो गया, एक में 2:4 हो गया। ऐसे ही कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि अगर किसी में एक मॉलिक्यूल से
जो रेशो बन रही है स्टोइकोमेट्रिक की, वो मतलब आगे से कट सकते, जैसे 2:4 बन रही है। नहीं, वो तो ऐसे कैसे बनेगी ना, वो तो एक मॉलिक्यूल से जितनी बनेगी वही लेने हैं आपने। वो तो फिर आपका मॉलिक्यूल लिखने का तरीका ही एररफुल हो गया ना। आपके पास मॉलिक्यूलर रेशियो जो फॉर्मूला आता है वो तो हमेशा सिंपलेस्ट नंबर में ही आएगा ना, राइट। अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आयन बढ़ रहे हैं तो आपने एक सिंगल मॉलिक्यूल से लेना है उसे। ओके सर, एंड सर मैंने ये पूछना था कि हम इक्विवेलेंट में इसलिए नहीं ले सकते, तो क्या इसका हम रीजन ये दे सकते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स की रेशियो सेम होएगी, तो हमने 1:1 कर दिया और इसलिए हमने लिया ही नहीं। हाँ जी बेटा, वही कारण है। एंड सर हमने पिछले ग्राफ में जो पहले किया था उसमें हमने कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पैरेलल हो जाती है कंडक्टेंस, तो फिर इसका मतलब तो हम इसे निकाल ही नहीं सकते, तो फिर हम कोलेरॉस से कैसे निकालेंगे? कोलरॉस उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मान ही नहीं रहा, वो स्टडी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अलावा बाकी चीजों के लिए कोलरॉस है ही नहीं, राइट। और कैसे निकाल सकते हो तो मैं आगे समझा पाऊंगा, अभी कैसे समझाऊंगा, है ना, एप्लीकेशन में ही समझाऊंगा ना। ओके सर। भविष्य आपका भी सेम डाउट था? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, हाँ जी रमनदीप। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास हमारे पास सॉल्यूशन में एक ही आयन होता है? बेटा एक ही आयन नहीं होता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में एक आयन दूसरे आयन से इतने डिस्टेंस पर है कि उसकी रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रही है वो ना के बराबर हो जा रही है। ओके सर। हाँ जी। आंसर कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? करंट कैरिंग कैपेसिटी। सर मतलब डेफिनेशन कोई? कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी तो फिजिक्स की टर्म है, हम तो ये कहते हैं करंट कितना कैरी कर रहा है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। ओके सर। आंसर ये जो हम फिजिक्स में सॉल्यूशन का चेक करते हैं, हम बिना करंट को पास करे करते हैं और उसकी बस एबिलिटी को बता रहे होते हैं ना कि यही होगी एबिलिटी इसकी, लेकिन करंट पास करने पे कुछ और वैल्यू आए तो वो नहीं कह सकते हम। जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगर कोई रेजिस्टेंस आती है, कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसकी वजह को एक्सप्लोर किया जाएगा। बट हम बेसिकली केमिस्ट्री में जो स्टडी कर रहे हैं वो बेस स्टडी कर रहे हैं कंडक्टेंस की वजह क्या है, कि अगर हमने सॉल्यूशन से करंट को पास किया तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कंडक्टेंस कितनी है, बस वही कैलकुलेट करना है। ओके सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन में हम सबसे पहली चीज ले रहे हैं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग सेम आयन। हम ये कह रहे हैं कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच ला रहे हैं। हम कह रहे हैं लेट से हम वाटर की कंडक्टेंस स्टडी करना चाहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वन ऑफ द वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। उसकी कंडक्टेंस उसके आयंस के सम टोटल पे डिपेंड करेगी। अब मैं उसके सम टोटल के लिए किसको लूंगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लूंगा। सो आपके H पॉजिटिव के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? एनी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4। और OH के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? एनी स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने इन दोनों की कंडक्टेंस को ऐड कर दिया। जब मैं इनकी कंडक्टेंस को ऐड करूंगा तो H और OH ऐड हो गए। मेरे पास क्या बच गया? Na और Cl। अब Na और Cl के लिए मैं NaCl की कंडक्टेंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्लोराइड आयन और सोडियम आयन कैंसिल हो गए। तो जब मैं X और Y को ऐड करूंगा, Z को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर। अब वाटर की कंडक्टेंस अगर डायरेक्ट कंडक्टिविटी ग्राफ से स्टडी करते तो पैरेलल लाइन आती और हम कैलकुलेट ना कर पाते। हमने कोलरॉच लॉ लगाया। कोलरॉच ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का सम टोटल लेना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने सम टोटल ले लिया। अब वो वैल्यू कहां से लूंगा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड H, अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव OH, वहां से ऐड करूंगा। लेकिन वो खाली H और OH नहीं आएंगे, कुछ और भी साथ में आएगा। जो साथ में आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
ताकि मेरे पास वैल्यू सिर्फ H और OH के केस में आ जाए। हाँ जी, समझ में आया कुंवर? अभी आप पूछ रहे थे। यस सर। ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर। डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो आपने लिखना है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वी विल टेक एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और एनी स्ट्रॉन्ग बेस। वीक नहीं ले सकते क्योंकि वीक का तो मुझे लैम्डा नॉट पता ही नहीं होगा। जब पता ही नहीं होगा तो निकालूंगा कैसे? तो एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और एनी स्ट्रॉन्ग बेस कंटेनिंग सेम आयन आई कैन यूज एंड कैलकुलेट। तो मैंने एसिड्स को ऐड किया बेस के साथ और जो सरप्लस आयन बचे उसके लिए एक सॉल्ट ले लिया। अगर मैं HNO3 और NaOH लेता तो सॉल्ट कौन सा लेता? NaNO3। अगर मैं HNO3 और KOH लेता तो सॉल्ट कौन सा लेता? KNO3। अगर मैं H2SO4 और NaOH लेता तो सॉल्ट कौन सा लेता? Na2SO4, जो उन आयंस को सब्ट्रैक्ट कर सके, रिमूव कर सके। राइट, नोट कीजिए। हाँ जी देवांशु। सर मेरा नेटवर्क इशू था, ऊपर वाला मेरा थोड़ा सा रह गया सर। मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में नोट कर लूंगा। हो गया? यस सर। चलो बाकी नोट करो। अक्षांश बोलो। सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से समझा दो कि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही क्यों लेना है? बेटा क्योंकि हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही निकालनी आती है। राइट, जो हमारे पास इंटरसेक्ट डेवलप होता है डी बाय हक्कल में, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ही एप्लीकेबल है। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अलावा बाकी किसी की नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ओके सर। ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है जो अभी अक्षांश ने पूछा है और जिसपे मैंने काम किया। वो पूछते हैं कि अगर मैं वाटर की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहता हूँ या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड। अब H पॉजिटिव तो एसिटिक एसिड से भी आएगा, H पॉजिटिव तो फिनोल से भी आएगा, लेकिन हम उन्हें नहीं लिख सकते क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें निकालनी नहीं आती। ये X और Y आएंगे कहां से? ये X और Y मुझे D बाय हक्कल से लेने हैं, तो D बाय हक्कल विल ओनली रिस्पॉन्ड फॉर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ जी अंश। सर जैसे कि हमने ले लिया HCl और NaOH, हमारे पास X और Y की वैल्यू कैसे आएगी? किसकी वैल्यू? X और Y की। वो तो D बाय हक्कल से आ गई ना बेटा। लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय D बाय हक्कल। अगर आप एज अ स्टूडेंट बोलें तो क्वेश्चन में गिवन होगी, आप एज अ रिसर्चर बोलें तो आपको D बाय हक्कल से निकालनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करना। डन। एक अच्छा स्टूडेंट इसकी आज घर पे प्रैक्टिस करेगा। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है 8-10 ढूंढ लो और उनके लिए सोचो इक्वेशन क्या बनानी चाहिए, अपने आप बनाओ। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो और फाइनल इक्वेशन वो आनी चाहिए जो आपको चाहिए। पर इसमें जरूरी तो नहीं है कि 2 इक्वेशन से बन जाए, और भी तो हो सकती है ना ऐड सब्ट्रैक्ट। जनरली 2 से आयन मिल जाते हैं, तीसरे से सब्ट्रैक्ट करके वो माइनस हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, हो सकता है 3-4 लगाने पड़ जाएं। आप बोलो। सर मैं कहता हूं इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी हो सकती है पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें जरूरत है। राइट। हाँ जी रमनदीप। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हमने पढ़ा सर कंडक्टिविटी सर हम ऐड कर देते हैं, आंसर अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तब भी हम ऐड करते हैं। देखो डायरेक्टली ऐड तो कर सकते हैं लेकिन हम उसकी वैल्यू को निकाल नहीं पाएंगे। आपके कंडक्टेंस तो किसी भी कंसंट्रेशन पे आयन से ऐड हो जाएगी, लेकिन वो आयन की वैल्यू बदलेगी।
अभी H पॉजिटिव की कंडक्टेंस लेट से A है, वो क्लोराइड आयन के लिए भी A है, OH नेगेटिव के लिए भी A है, और अगर एस्टेट आयन होता तो भी A होती। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना होती तो H पॉजिटिव की वैल्यू हर काउंटर एनायन के साथ बदल जाती है। ओके सर मैं ये वाला ऐड नहीं करने को कह रहा था सर, जैसे कि लैम्डा नॉट ऑफ HCl दे रखा है सर, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सर ये वाली वो एडिशन तो ऐड कर ही सकते हैं। आंसर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर वो ऐड करके साथ में मतलब सम टोटल बताता है या सर किसी एक का ही बताता है वो? अगर हम खाली कंडक्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो सम टोटल बता रहा है। ओके सर आंसर अगर हम चाहें तो मोलैरिटी चेंज करके H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की अलग अलग लेके ऐड करें तब भी सेम आएगा आंसर? आना तो चाहिए। ओके सर। हाँ जी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो यही है। हाँ जी यशराज। सर वो जो आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट इक्वेशन में आपने जो नॉट लगा रखा है वो लैम्डा से काफी दूर लगा रखा है। वो हिल गया होगा, वो हिल गया होगा। मैंने इक्वेशन ना शिफ्ट की होगी, वो ऐसे ही हिल गया होगा। आज क्लियर हो गया। सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड और थर्ड एक ही जैसे हैं, कॉम्बिनेशन है। It can be used to calculate degree of dissociation, which is the ratio of molar conductance at given concentration and the molar conductance at infinite dilution. हम कोलरॉश लॉ की मदद से अल्फा निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन है। ये लैम्डा एमसी है, इसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी, K into 1000 अपॉन मोलारिटी, और ये लैम्डा एम नॉट है, इसको हमने कोलरॉश लॉ से निकाला। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं अल्फा की, तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। लैम्डा एम सी इज द मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एंड लैम्डा एम नॉट इज फ्रॉम कोलरॉश लॉ। Lambda m naught is molar conductance at infinite dilution, which is maximum value. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मैक्सिमम मार्क्स आ गए और मार्क्स ऑब्टेन्ड लैम्डा एमसी आ गया। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या होता है? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड की जगह क्या आ गया? लैम्डा एमसी कितनी कंडक्टेंस एक पार्टिकल ने की डिवाइडेड बाय कितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो उन दोनों की रेशियो क्या हो गई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। We can also calculate dissociation constant. Dissociation constant क्या होता है? Equilibrium constant. तो equilibrium constant की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होती है फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एक कैटायन एक एनायन, तो उसमें फॉर्मूला आ जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन डाल दिया तो मेरे पास K की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। राइट, नोट कीजिए। सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करना है। डन सर। ओके, सर वो मोलर कंडक्टेंस एड इनफाइनाइट डाइल्यूशन है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन?
ऐट, और वॉइस कमांड दी थी तो गड़बड़ कर गया होगा ऐट को ऐड बना गया होगा। हाँ हो गया। तो हम कोलरॉश लॉ की मदद से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। नंबर 2, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से लेते हैं, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम डी बाय हक्कल से निकाल सकते हैं। नंबर 3, कोलरॉश लॉ से कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के बाद हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों को निकाल सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट केयरलेस रीडर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सब्जेक्ट को अखबार की तरह पढ़ते हैं, उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टेंस सेम हो जाता है। तो कई बार मिक्स मैच कर जाते हैं। वो पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, निकाल के अल्फा बैठ जाते, पूछा अल्फा है, निकाल के बैठ जाते। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, extent of dissociation, and K is dissociation constant and equilibrium constant, right? Next application है, we can calculate solubility product of weak electrolyte as its saturated solution has negligible amount of constituent ion or molar solubility is equal to the concentration at infinite dilution. हमने कहा हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका निकालते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसमें निकालते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकालते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट, जिनके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, उनमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट जो है वो ना के बराबर होती है। इसलिए आप उस पर ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना? तो हमारे पास इस कंसेप्ट को लगाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, जिनकी अमाउंट सॉल्यूशन में ना के बराबर होती है, राइट? नोट कीजिए। अंश बताइए क्या पूछेंगे? सर मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। बिल्कुल ठीक है, ऊपर कर दोगे? बट अभी करना मुश्किल होगा, है ना? पहले ये एप्लीकेशन समझ लेते हैं। सर बस मैंने कुछ समझाया था बीच में। नहीं, वो तो बच्चों को से ये रिपीट ही किया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ये एक्सप्रेशन सबको आता है ना? ए बी इलेक्ट्रोलाइट, स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट, एस एंड एस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी को एस मान रहे हो तो एस फॉर ए, एस फॉर बी, एस स्क्वायर हो गया। और वो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन होती है। उसको आप यहां से कैलकुलेट करोगे। लैम्डा एम नॉट कहां से आएगा? कोलरॉश लॉ से। वहां से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। मेरी लास्ट इक्वेशन रहती थी पिछले वाले से, बस लास्ट इक्वेशन थोड़ा। ओके सर।
हाँ जी वीर। सर जैसे कि ये AB जो है ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया है ना? नहीं, हमने इसको स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है। स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली आयनाइज होता है। तो आपके पास है ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसलिए इसकी आयनाइजेशन कंप्लीट ले रहे हैं। ओके सर। हाँ जी। Solubility product is an application of saturated solution of sparingly soluble salt. Sparingly soluble salts के saturated solution को KSP से के लिए कैलकुलेट किया जाता है। हाँ जी रमनदीप। सर अगर हम स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर हम स्टडी नहीं कर रहे, किसी और आयन को स्टडी कर रहे हैं, तो उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए सर हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम बढ़ाते रहेंगे, ऐसे करेंगे ना? आंसर अगर हम सॉल्युबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो सर हम पहले एक बार सॉल्ट डालेंगे, उसको स्टर कर लेंगे, जो सर मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगी उसको फिर फिल्टर कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। ओके सर। यही कारण है कि बेटा स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट के अलावा बाकी सब सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में सॉल्ट मैक्सिमम अमाउंट में होता है। स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट्स के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो अपने हिसाब से मैक्सिमम में होता है, पर हमारे हिसाब से कंडक्टेंस के हिसाब से वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। हाँ जी अंश। पहले ए बस इसको निकल दोगे फॉर AB इलेक्ट्रोलाइट से आगे। बेटा हमने कहा अगर AB एक स्पेरेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी S और S आएगी। S एंड S इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, व्हिच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। तो वो S स्क्वायर आ गया। तो हमने कहा ये S की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम KSP निकाल सकते हैं। तो S की वैल्यू कहां से आएगी? लैम्डा m0 इंटू K इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। और लैम्डा नॉट कहां से आएगा? कोलरॉश लॉ से आएगा। हम लैम्डा नॉट की वैल्यू कोलरॉश लॉ से निकालकर फिर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लैम्डा नॉट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो मैं सिर्फ कोलरॉश लॉ से ही निकाल सकता हूं। हाँ जी समझ आई बात? नहीं आई? चलिए 2-4 क्वेश्चंस कर लें। तो कोलरॉश लॉ जो है वो आज की हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यू आपने लास्ट क्लास में यूज की है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो दोनों कोलरॉश से ब्लेंड होकर एंट्रेंसेस में आते हैं। इवन बोर्ड में भी ब्लेंड होके आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते। तो कहीं ना कहीं कोलरॉश की एप्लीकेशन की हमें जरूरत रहती है। हाँ जी रमनदीप। सर जो कल हमने लास्ट में फॉर्मूलाज करे थे सर, आपने कहा था उन्हें एक्सप्लेन करोगे। अभी पहले काम तो कर लो, क्वेश्चन तो कर लो, तुम एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मेरा काम छोड़ दोगे। करो सर। मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 at infinite dilution by using the given data. जिसे समझ में आए वो हैंड रेज करे और समझाए मुझे कैसे करना है क्वेश्चन। हाँ जी आर्यन शर्मा। सर हम इसमें कोलरॉश लॉ लगाएंगे सर। तो पहले MgCl2 की हम मतलब डिसोसिएशन दिखाएंगे सर। ये Mg पॉजिटिव और Cl मतलब 2Cl नेगेटिव में होता है सर। राइट। और सर क्योंकि हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें सर इसकी मतलब जो मोलर मतलब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2Cl नेगेटिव हमें कंसिडर करना पड़ेगा सर इसमें। राइट, वेरी गुड।
So molar conductance at infinite dilution will be calculated as this particular value. हाँ जी यशराज। सर हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मोलर कंडक्टेंस कहती है जितने आयन एक मॉलिक्यूल से बन रहे हैं उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। राइट? हमने कहा सम टोटल ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड from one molecule of the substance multiplied by number of ions per molecule. लैम्डा नॉट में यूनिट ने मदद की कि गिवन कंडक्टेंस मोलर है या इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ना। conductivity of 0.001 molar solution of 0.001 molar solution of acetic acid is 3.905 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate molar conductivity, degree of dissociation and dissociation constant of acetic acid. डाटा गिवन है आपको H पॉजिटिव की और लैम्डा एन नॉट एस्टेट आयन की कंडक्टेंस। कोई दूसरे स्टूडेंट भी समझा दिया करो, क्लास में बाकी स्टूडेंट किस लिए बैठे हैं बेटा? वासु आप समझाएंगी क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? नहीं। शाइन? यस सर। समझाओ बेटा क्वेश्चन कैसे करूं? बोलो। सर इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है तो शायद कंडक्टिविटी गिवन है, यूनिट देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, उससे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन निकालनी है और डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है। राइट? यस सर। तो बताओ क्या करूं? सर पहले अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे K × 1000/m वाला। वेरी गुड। फिर उससे फिर मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, तो उसके बाद हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए वो अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फाइन। उसमें लैम्डा नॉट चाहिएगा, वो कैसे आएगा? लैम्डा नॉट ये जो हमें H पॉजिटिव और जो एसीटेट आयन का दिया हुआ है उससे। वेरी गुड, ठीक है बेटा, बाकी सब निकाल ही लेंगे। यशराज पूछना था, बताना था।
सर वो पहले का ही था। ओके तो सबसे पहले हम लैम्डा एम निकालेंगे k इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, that is 3.905 into 10 to the power minus 5 into 1000 upon 0.001. This value is 39.05 Siemens centimeter square per mole. तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर मैं लैम्डा नॉट निकालूंगा। लैम्डा नॉट विल बी लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट एसिटेट आयन, इन दोनों का सम टोटल करेंगे। सो इट विल बी 349.6 प्लस 40.9। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 390.5। नाउ अल्फा विल बी 390.05, 39.05 डिवाइडेड बाय 390.50। अब आपकी मर्जी है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वहां से निकालना चाहें, चाहे आप यहां से निकालें। सो के विल बी C alpha square upon 1 minus alpha, it is 10 to the power minus 3 into lambda mc का square 39.05 का square divided by 390.5 into 390.5 minus 39.05. This is the way we can calculate. हम इसे चाहें तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से निकाल लें, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। सर जी बोलिए। सर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.1 है, 39.05। सर हाँ जी बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बोला क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हमने ये जो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमने दूसरे फॉर्मूले से निकाली, मतलब अल्फा की वैल्यू डाल के नहीं निकाली सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर जब हम एंट्रेंस दे रहे होंगे तब सर अल्फा की वैल्यू निकालने मतलब अल्फा यूज करके ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा सर, क्योंकि मतलब कैलकुलेशन डेफिनेटली वही होगा, हम इससे क्यों लगाएंगे। ठीक है सर। तो एंट्रेंस में तो देखो बेटा, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हो तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आप वो लगाओगे जिससे सबसे जल्दी आंसर आए। इसका क्या करोगे करके, अगर मैं इसको 0.1 निकाल चुका हूं तो मैं इसको के सी अल्फा स्क्वायर 10 टू द पावर -3 इंटू 0.1 अपॉन 0.9 से निकालूंगा। मैं इससे क्यों निकालूंगा। ओके सर। राइट, 0.1 का स्क्वायर, सॉरी, राइट। सो आई विल कैलकुलेट बाय दिस रिलेशनशिप, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं।
राइट। हम बेटा यहाँ पर जो काम करते हैं ना क्लास में, पर्पस होता है कि सारे उस चीज को समझ पाएं कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्या करना है। देखो एंट्रेंस में तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कर रहे हो, when no one asks from you कि सॉल्यूशन कैसे आया, तो आपका कंसर्न है शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। हमने यहाँ पर कंसेप्चुअल अवेकनिंग के लिए क्वेश्चन किया है, एंट्रेंस के लिए या एग्जाम के लिए नहीं किया है। हमने कहा कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, उसकी कंडक्टिविटी गिवन है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, उसकी आयनिक कंसंट्रेशंस, आयनिक कंडक्टेंसेस गिवन है, उनकी मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस दैट इज द आवर टोटल एम, राइट। तो हमने उसको यूज करते हुए इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। आज चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिए conductivities at infinite dilution, conductivities at infinite dilution for ammonium chloride, sodium hydroxide and sodium chloride are 129.8, 217.4 and 108.9 mho respectively. If equivalent conductivity of N by 100 solution of ammonium hydroxide, if equivalent conductivity of N by 100 solution of ammonium hydroxide is 9.93 mho, calculate degree of dissociation and dissociation constant of ammonium hydroxide. Correct. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर महो क्या होता है? ओम इनवर्स। ओके सर। मैंने क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें यूनिट सही तरीके से नहीं दिए हैं, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप एग्जाम में सिर्फ यूनिट का भी काम ना करें। अगर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन के बेस को समझें और उसके हिसाब से जो नीडेड डाटा है वो यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं, राइट। यहाँ पर कंडक्टिविटीज का डाटा गिवन है, हमें मोलर कंडक्टेंस चाहिए, वो दी नहीं है, तो हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा है तो उसको डायरेक्टली लगा लेंगे। हाँ जी, who is explaining what we have to do? आर्यन आपसे नहीं पूछेंगे, रमनदीप आपसे भी नहीं पूछेंगे, कोई और बच्चा बताओ भाई। यशराज बताओ। सर पहले हम लैम्डा नॉट m ऑफ NH4Cl निकाल लेंगे सर। NH4Cl तो दिया ही है। सॉरी NaOH। NaOH भी दिया है। एक और बार सॉरी बोल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे, है ना। हमें जो निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, क्योंकि हमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। कैसे निकालेंगे यशराज? फिर NH4 का अलग से लेंगे प्लस OH
और सर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से NaCl, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो NH4OH से। तो 129.8 प्लस 207.4 माइनस 108.9, यहां से हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगी। क्लियर है? जितना क्लास में आप फोकस बढ़ाएंगे, जितना क्लास में आप पार्टिसिपेटिव होंगे, उतना सेल्फ स्टडी में इफेक्टिव लर्निंग हो। लेकिन अगर आप क्लास में सोते रहेंगे, वीडियो ऑन ही नहीं करेंगे, क्लास में कुछ बताएंगे नहीं, पार्टिसिपेटिव ही नहीं होंगे, तो आपको सेल्फ स्टडी के टाइम ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट? इफ यू इंक्रीज interaction and attentiveness in the class, your retention will automatically will rise, right? अब यहां पर अल्फा की वैल्यू 0.0417 आई है। ये वैल्यू जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होती है ना? लेकिन फिर भी हम इसको यहां पर लगाकर C अल्फा स्क्वायर की जगह लैम्डा नॉट वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। सर आपने अल्फा कैसे निकाला, एक बार फिर से बताना। अल्फा इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा m 9.93 दिया था बेटा, और लैम्डा नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों की रेशियो ले ली। ओके सर। Dissociation constant K is C into lambda mc square upon lambda m naught minus lambda m naught minus lambda mc. So 0.01 multiplied by 9.93 का square divided by 238.3, 238.3 minus 9.93. आज क्लियर हो गया? लिखिए अगला क्वेश्चन। A decinormal solution of NaCl, a decinormal solution of NaCl has specific conductivity equal to 0.0092 if ionic conductances of sodium and chloride ion, if ionic conductances of sodium ion and chloride ion at infinite dilution at same temperature are 43 and 65 ohm inverse respectively, calculate degree of ionization, degree of dissociation, calculate degree of dissociation.
जपनीत बताएंगी कैसे करेंगे क्वेश्चन? आरुज? सर आयनिक कंडक्टेंस को जो दी हुई है 43 और 65 ये कैसे यूज करेंगे सर, समझ नहीं आ रहा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिए प्लस करके लैम्डा नॉट निकाले। लैम्डा नॉट ऑफ NaCl will be So इसमें lambda Na naught और of sodium ion and lambda naught of Cl negative ion. That is 43 plus 65, 108. हाँ जी बोलो आरुज, समझ आया? यस सर। बस। रमनदीप क्या पूछ रहे हो? सर जो इन्होंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है सर, यूनिट तो दिए नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट मान लेंगे सीमन में सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर। सर स्टैंडर्ड में हमें ऐसा ही नहीं मानना चाहिए? नहीं, स्टैंडर्ड में ऐसा ही नहीं मानते, स्टैंडर्ड में सीमन सेंटीमीटर इनवर्स मानते हैं। ओके सर। हाँ जी वसुधा, आप भी कुछ पूछ रही थी? हाँ आरुज आप पूछ रहे हो? यस सर। बोलो। लैम्डा नॉट Na है जो, इसको सर कंडक्टिविटी नहीं कहते? नहीं, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कंसीडर सेम ना। उसकी यूनिट तो दिए नहीं है ना उसने प्रॉपरली। यस सर। हाँ इस वजह से लिए सर। चलो बुक वालों ने नहीं दिए थे, मैं कर देता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वसुधा? सर आ गया समझ मुझे। राइट। So lambda will be K into 1000 upon molarity. Rn डेसी नॉर्मल क्या होता है? सर 1/10। ओके, इसको मैं मोलैरिटी क्यों ले रहा हूँ? सर मतलब सेम होता है ना सर उस टाइम पे। राइट। नहीं, डेसी नॉर्मल जो है उसको डेसीमोलर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि n फैक्टर 1 है। राइट, मैं इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि NaCl का n फैक्टर 1 है। सो अगर n फैक्टर 2 हो तो 2 से डिवाइड करते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल ठीक है, मोलैरिटी के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। राइट डाउन। सर थोड़ा सा ऊपर करना सर एक बार। थैंक यू सर। The conductivity of saturated solution, conductivity of saturated solution of AgCl is 1.24 into 10 to the power minus 6 Siemens centimeter inverse. The ionic conductivities of silver ion and chloride ion are 53.8 and 65.3 Siemens centimeter square per mole respectively at infinite dilution. Calculate solubility of AgCl. Calculate solubility of AgCl
in gram per liter. Also calculate its solubility product. हाँ जी कुंवर, क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? सर पता नहीं चल रहा है तो। हैं? पता नहीं सर। कोई बात नहीं। हाँ जी वीर चौधरी। सर हम पहले लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे आएगी? 53.8 प्लस 65.3 119.1 है। वेरी गुड। सर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेंगे लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू k into 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। वहां से हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। राइट, वो सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स क्या होंगे? सर वो उसके यूनिट्स होंगे सर सेंटीमीटर इनवर्स मोल। नहीं, हाँ हाँ, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स मोल आ गया, ठीक है। पर लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मोल पर लीटर मोलैरिटी होगी जो आपके पास आएगी वैल्यू, वो मोलैरिटी होगी, क्योंकि आपने मोलैरिटी के फॉर्मूले में ही उसे लगाया, राइट। आपने K into 1000 ऑफ मोलैरिटी की जगह उसको यूज किया है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो मोलर कंडक्ट सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी मांगा है। नहीं, ग्राम पर लीटर में। हाँ, सॉल्युबिलिटी के यूनिट ग्राम पर लीटर में है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? सर मोल को वेट में कन्वर्ट कर देंगे और जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर क्यूब की जगह वो लीटर में ही आता है ना, मोलैरिटी होती है तो मोल्स पर लीटर ही होता है। हाँ जी कुंवर, समझ आया अभी क्या हुआ? यस सर। अरे गोविंदा, बहुत सारे बच्चे, कितने शाय बच्चे, इनका करें क्या? ना तो क्लास में पूछते हैं ना दसते हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लो, और समझ आ गई तो बता दो। दोनों ही काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आंशिता, समझ आया क्या किया है क्वेश्चन में? यस सर। आप बताया भी करो, कभी कभी शुरू किया करो मोशन, मैं समझाऊंगी सर अभी, हैं? रोज का एक क्वेश्चन कम से कम समझाया करो। ओके सर। हाँ जी रमन जी बोलिए। सर इस टॉपिक की सर विजुअलाइजेशन के लिए सर कुछ बता देना सर, कैसे होता है? आप क्या कंफ्यूज कहाँ हो?
सर मतलब नॉर्मल एपरेटस लेके सर क्या क्या कंडक्टिविटी होती है सर, डाइल्यूशन करते हैं, एंड सर हम रॉड्स कैसे लगाते हैं और करंट कैसे फ्लो करता है, ये सब। अब ये सारी चीजें करके क्या करेगा? सर टॉपिक के बारे में पता दीजिएगा और सारा। चल देखते हैं। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में इसका कोई और रोल नहीं है जहां तक हम बात करें इसकी सॉल्यूशंस की या एक्सपेरिमेंटल टूल्स की, है ना। बेसिकली जैसे आप एक आयनिक कंडक्टेंस करवा रहे हो या मेटालिक कंडक्टर का यूज करते हो, जैसे मेटालिक वायर कंडक्ट करती है, आपने सर्किट लगाया और सर्किट के थ्रू करंट का फ्लो किया, करंट को आपने एमीटर पे चेक किया और उससे आपके पास वैल्यूज निकलती चली गई। वही सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली मोलर कंडक्टेंसेस हैं जो हम एक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को निकाल रहे हैं। चलो फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर आप कुछ इसकी बात समझना चाहें तो आपको समझा पाए। हाँ जी यशराज। सर हो गया क्लियर, आप अभी लिखने लगते। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलैरिटी है, तो ये मोल्स पर लीटर है ना। तो मोल्स पर लीटर है, तो पहले मैंने लैम्डा नॉट निकाला और उसके बाद मैंने वैल्यू कैलकुलेट की सॉल्युबिलिटी। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1.04 इंटू 10⁻⁻⁵ यूनिट इज मोल्स पर लीटर। अब मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए ग्राम्स पर लीटर। सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर मींस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे मोलैरिटी से कन्वर्ट किया जाता है? मोलैरिटी इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैरिटी को अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर ग्राम स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो ये वैल्यू आ गई 1.49 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर लीटर। लेकिन केएसपी में ऐसा नहीं होता। केएसपी जो कैलकुलेट किया जाता है वो मोलैरिटीज की टर्म में होता है। तो AgCl गिव राइज टू Ag पॉजिटिव and Cl negative, it is S and S, and that is solubility product. So KSP is S ka square. That means 1.04 into 10⁻⁻⁵ का square. So ये आ गया 1.082 into 10⁻⁻⁻10। ये टोटल क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl में, जिसमें आपके पास लैम्डा m नॉट की वैल्यू Ag की 53.8 है और Cl की 65.3 है। तो हमने दोनों का सम टोटल करके AgCl की वैल्यू कैलकुलेट की और उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी को यूज किया किस तरह से? मोलैरिटी है। हमने कहा लैम्डा इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर हम लैम्डा में लैम्डा नॉट डालेंगे तो हम मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। दिस इज द मोलर सॉल्युबिलिटी इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट्स यूनिट्स आर मोल्स पर लीटर। बट एग्जामिनर ने हमसे ग्राम पर लीटर पूछा है, तो मैंने क्या किया? मोलैरिटी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास AgCl का निकालना है ना। हाँ जी AgCl। करें अगला क्वेश्चन। A 0.04 normal solution of। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। इसका सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा? सर आपने सॉल्युबिलिटी को अल्फा की तरह निकाला, उसके बाद इसकी बात कर रहे हो?
यस आंसर सॉल्युबिलिटी आपने वैसी निकाली ना जैसे हम अल्फा निकालते थे। नहीं नहीं नहीं, सॉल्युबिलिटी तो मोलर कंडक्टेंस है बेटा, मोलर मोलैरिटी निकाली है। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? मोलैरिटी है। आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होती है, ये क्लियर है? यस सर। हमने कहा अगर ये इफ इट इज लैम्डा नॉट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन इट इज मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी। ऐसे निकालिए। हमने कहा लैम्डा इंटू के अपॉन 1000, के इंटू 1000 बाय मोलर में अगर लैम्डा की वैल्यू को हम लैम्डा नॉट लिखेंगे तो हम मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके सर। तो ये फॉर्मूला लगा है। उसके बाद वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। राइट। इसके बाद हमने कहा हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वैल्यू मोल्स पर लीटर में आई है क्योंकि मोलैरिटी लिखा है, तो मोलैरिटी को हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना था। मोलैरिटी के यूनिट थे बेटा मोल्स पर लीटर, करेक्ट? मेरे पास पूछे थे ग्राम पर लीटर, तो मैंने इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया जिसके यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, मेरे पास LHS RHS बराबर हो गया, तो मेरे पास ग्राम पर लीटर हो गया। तो हमने कहा हमारे पास सॉल्युबिलिटी जब हमारे पास ग्राम पर लीटर में पूछी जाएगी तो हम मोलैरिटी इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। क्लियर इतना? यस सर। अब मैं इसके अगले पार्ट पे आता हूँ। ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया, इसका अगले से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम से, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन पड़े हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgCl की सॉल्युबिलिटी है S, तो Ag पॉजिटिव और Cl की भी S और S हो गई। KSP होता है प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटीज की प्रोडक्ट लेना, उनको मल्टीप्लाई करना। तो KSP की वैल्यू हो गई S का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी हमने ऊपर निकाली हुई थी उसको मल्टी स्क्वायर ले लिया। गॉट इट सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? मैं सभी की पार्टिसिपेशन ऐसी ही चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया क्लास में पूछिए, खाली चुप बैठे रहोगे उससे क्या चलेगा काम? क्लास के बाद जो कंसेप्ट क्लास में करवाए गए हैं वो हर स्टूडेंट को आने चाहिए। नहीं आया है पूछिए। चले अगले कंसेप्ट न्यूमेरिकल की ओर। लिखिए, a 0.04 normal solution, 0.04 normal solution of weak acid has a conductivity of 4.23 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter inverse. Calculate equivalent conductivity. Calculate equivalent conductivity at infinite dilution. At infinite dilution, if degree of dissociation is 0.0612. If degree of dissociation is 0.0612. हाँ जी कुमार,
सर बताना था इसकी। वाओ, सो गुड, सो क्विक, बताइए बच्चे। सर पहले हम लैम्डा इक्वल क्या कहते हैं, इक्वल नॉर्मलिटी वाला इक्विवेलेंट, हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इस नॉर्मलिटी पर। कैसे निकालेंगे? K into 1000 बाय नॉर्मलिटी से, राइट। और फिर उसके बाद अल्फा अगर मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो उसको हम मोलारिटी की जगह नॉर्मलिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर एन फैक्टर तो वैसे ही कट जाएगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, करिए सभी, दिस इज राइट वे। गुड आर्यन, गुड आंशिता। ये बेटा क्लियर है? दिस इज द वे इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम कॉलरॉश लॉ को यूज करें, है ना। कॉलरॉश लॉ के साथ लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू, लैम्डा मोलर जो भी हमने यूज किया था वो सारी चीजें हम साथ साथ वर्कआउट करेंगे। एक बार क्विकली लास्ट क्लास में जो किया था, जैसा भी कुछ कंसर्न था रमनदीप का, हमने क्या चीज पढ़ी थी बेसिकली, कि हमने कहा था एक बार फॉर्मूले लिख लीजिए, अगली क्लास में आपको वो चीज समझा दें। हमने सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखी और हमने कहा इट इज द कंडक्टेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। इट इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस पर्टिकुलर कंडक्टेंस को कहते हैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक हाइपोथेटिकली कंडीशन लिया और उसमें जो कंडक्टेंस डेवलप हुई उसको हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम दिया, राइट। हमारे पास एक यूनिट लेनी पड़ती है जिसके बेसिस पर हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा हमने एक स्क्वायर जैसा ले लिया और हमने कहा उस स्क्वायर में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पर हमने वायर के साथ इसके साथ कंडक्टेंस स्टडी करनी। इसे जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में। तो इसमें जो आपके पास सॉल्यूशन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस मेजर हो रही है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू लेंथ अपॉन ए इज द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेसल जो हमने लिया, और लेंथ उसकी हाइट ले लीजिए या उसकी कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो एल अपॉन ए में लेंथ होती है इंटर इलेक्ट्रोड डिस्टेंस, एक कैथोड है और एक एनोड है, उसके बीच के डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो हमारे पास ये सेल कांस्टेंट आ गया।
तो उसमें जो कंडक्टेंस आई उसको हमने के से डिनोट किया। हमने कहा मोलर कंडक्टेंस क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑब्टेन्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, लेकिन मोल्स फिक्स है। मोलर कंडक्टेंस में मोल्स फिक्स हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स है। तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस है उसे के कहते हैं, और 1 V वॉल्यूम में कितनी होगी उसे मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। लेकिन किन आयंस की? कोई भी नंबर नहीं, 1 मोल। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस से कितना आ रहा है? तो हमने कहा अगर मोलैरिटी को हम m मानते हैं तो उसका V वॉल्यूम क्या हो जाता है? 1000 अपॉन मोलैरिटी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस होगी K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में एक हाइपोथेटिकल सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और उस एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा हूं, उस कंडक्टेंस की वैल्यू K है। लेकिन जब मैं पूरे सॉल्यूशन की स्टडी करूंगा तो V वॉल्यूम से उसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। फिर हमने कहा अगर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी लेनी हो, 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, तो जो कंडक्टेंस आएगी उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। These are the 3 formulas which we had discussed in the last class. राइट? तो हमारे पास बेसिक कंसर्न क्या था? हमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन तैयार करके उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी को स्टडी करना था। हम उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हर जगह क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स में टेस्ट चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमने एक टेस्ट कंटेनर ले लिया, एक स्मॉल कंटेनर जिसकी कंडक्टेंस को हमने कंडक्टिविटी कहा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा। हमने कहा गिवन सॉल्यूशन में जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की कंडक्टेंस है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अगर वो वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब होगा और मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल होगी तो उसे मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, और अगर गिवन कंसंट्रेशन 1 इक्विवेलेंट होगी तो उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। बस यही चीज हमने लास्ट क्लास में स्टडी की, राइट? बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।